दोस्तों आज है 12 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ, मुख्य खबरों के साथ। दोस्तों खबरें स्टार्ट करने से पहले इन खबरों के हेडलाइन की हम बात कर लेते हैं। ईरान विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है हमारा सारा यूरेनियम इसराइल हमलों में हो गया था तबाह। एक और खबर आ रही है, अरब देशों ने इसराइल के खिलाफ एकजुट होने का किया ऐलान। और एक और खबर है दोस्तों, इसराइल के हमलों में मारे गए हमास के नेताओं के जनाजे में नहीं पहुंचे हमास के टॉप लीडर। एक और खबर आ रही है दोस्तों नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने दिया है बड़ा बयान और कहा है हम नहीं बनने देंगे फिलिस्तीन को एक मुल्क। ये दोस्तों टॉप की खबरें हैं आज की और एक एक करके हम आपके सामने सारी खबरें रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें, चुनिंदा खबरें। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर और आज की पहली खबर पर। जो आज की पहली खबर है वो है ईरान को लेकर। दरअसल हुआ क्या है, ईरान के विदेश मंत्री जो हैं उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनका जो यूरेनियम स्टॉक था वो अब पहुंच से बाहर हो गया है। मतलब आखिर ये हुआ कैसे और IAEA जो है और यानी अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी इसमें क्या कर रही है, आइए आपको मैं बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या है पूरा मामला, क्या है ये पूरी खबर। दरअसल हुआ क्या है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने जुमेरात को टीवी इंटरव्यू में कहा, एक टीवी में इंटरव्यू दिया और कहा उनका सारा एनरिच यूरेनियम जो है यानी यूरेनियम का जो स्टॉक था उनके पास वो अब इसराइल की बमबारी में तबाह हो गया था, इमारतों के नीचे मलबे के नीचे दब गया था, ये दबा पड़ा है। दरअसल इसराइल ने हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लायन जो चलाया था, इसमें नातांज और इफ़ान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया गया था उस एरिए के। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भी अपने B2 स्थित वोम्बर से फोर्डो सेंटर पर हमला किया था दोस्तों, यानी ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था इन हमलों में। अरागाची का कहना है कि अब IAEA जो है इन साइट्स की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल इनरिच यूरेनियम का जो स्टॉक था, हमारे पास जो यूरेनियम का स्टॉक था वो उन मलबे के नीचे दब गया है, मलबे के नीचे फंस गया है और वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार किसी ईरानी अधिकारी ने खुलेआम यूरेनियम के बारे में स्वीकार किया है कि उनका यूरेनियम जो है तबाह हो गया और इसी दौरान ईरान और IAEA के बीच फिर से इंस्पेक्शन बहाल होने पर बातचीत चल रही है। मतलब ये जांच का विषय बना हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या ये यूरेनियम बाकी नष्ट हो गया, बाकी जो है दब गया है मलबे के नीचे, या फिर ईरान इसे एक रणनीतिक बहाना बना रहा है ताकि दुनिया को गुमराह कर सके। और अगर यूरेनियम इनक्रीजेबल है तो क्या ईरान की न्यूक्लियर ताकत वाकई कमज़ोर हो गई, या फिर बस एक पॉलिटिकल मूव है अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए। ये जो यूरेनियम है ईरान के पास मौजूद है, ये इसका कोई अभी खुलासा पक्के तरीके से नहीं हुआ, हालांकि ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा जरूर है। अब दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं आज की दूसरी टॉप की बड़ी खबर पर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी सुनकर जाना, आप वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है, हलचल बहुत तेज़ है। अरब देश अब इसराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोहा की जो बैठक हुई, दोहा की बैठक में बड़ा बयान आया। जो दोहा में इसराइल ने हमला किया हाल ही में, उसके बाद एक बैठक हुई। क्या अरब वर्ल्ड अब एक साथ खड़े होने जा रहे हैं? चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन से ये खबर बताता हूँ, क्या मामला है, क्या खबर है ये दोस्तों। कतर की राजधानी दोहा में अरब देशों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। इस मीटिंग में सबसे बड़ा बयान आया है UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान का। उन्होंने इसराइल के हालिया हमले को सीधा सीधा आपराधिक करार दिया है, टेरर करार दिया है, और साथ ही ये भी कहा कि हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है ये हमला। यानी अब सिर्फ कतर या सऊदी नहीं बल्कि पूरे UAE जैसे बड़े और असरदार देश भी खुलेआम इसराइल के खिलाफ बोलने लगे हैं। दोहा की इस मीटिंग को लेकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अरब देशों की संयुक्त रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अगर अरब वर्ल्ड एकजुट हो गए तो इसराइल पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए जब अरब देश जैसे कतर, सऊदी, UAE, कुवैत और अन्य एक ही मंच पर आकर इसराइल को चुनौती देंगे तो हालात पूरी तरीके से बदल सकते हैं और नेतन्याहू पूरी तरीके से दब सकता है, बैठ सकता है। ये सिर्फ शब्दों की जंग नहीं होगी बल्कि इसका असर अमेरिका और पश्चिम देशों की पॉलिसी पर भी पड़ेगा। अब इसका सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या वाकई अरब देशों की एकजुटता जो है होगी, गाजा में सीज फायर ला पाएगी, या फिर ये टकराव और बड़े युद्ध की शुरुआत बन जाएगा? नेतन्याहू कुछ मानेगा या फिर नहीं मानेगा? मुझे नहीं लगता नेतन्याहू मानेगा कोई भी बात। तो ये आज की कुछ दूसरी बड़ी खबर थी दोस्तों। आपको क्या लगता है, अरब देशों में जो है गठबंधन होगा,
अरब देश एकजुट होंगे, इजराइल को रोक पाएंगे, हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखना, आपको क्या लगता है। अब हम आपको लिए चलते हैं आज की तीसरी और बड़ी खबर पर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल इजराइल ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है, पीएम जो है इजराइल का, उसने एक समझौता साइन किया है, जिसमें पूरा वेस्ट बैंक जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पूरा वेस्ट बैंक एक हिस्सा और एक हिस्सा दूसरे वेस्ट बैंक में बढ़ जाएगा। आखिर ये क्या प्लान है और क्या फ़लस्तीन के लिए क्यों इतना खतरनाक है, फ़िलिस्तीन वासियों के लिए क्यों इतना जो है खतरनाक ये कदम है नेतन्याहू का, चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से खबर बताता हूँ। क्या मामला है इस खबर का, क्या ये खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों हुआ क्या है, दरअसल इस प्लान को कहते हैं E1 प्लान, और इसके तहत इजराइल यरूशलेम के पास जो माल एड्यूमेन सेटलमेंट और आसपास हजारों नए यहूदी घर बसाने जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी शहरों के आपस में कनेक्शन टूट जाएंगे। एक तो उत्तरी शहर उत्तर में बांट दिया जाएगा, एक दक्षिण में, और उनके कनेक्शन आपस में टूट जाएंगे। और साथ ही ईस्ट जेरूशलेम जो है उसकी भी, साथ ही ईस्ट की जो जेरूशलेम को है उसको भी बाकी वेस्ट बैंक से अलग कर दिया जाएगा। यानी मुसलमानों को अल अक्सा वाले इलाके से अलग कर दिया जाएगा, मुसलमानों को अल अक्सा वाले इलाके से दूर कर दिया जाएगा, और वहाँ पर यहूदियों को जो है वह यहूदियों की बस्तियाँ बसाई दी जाएंगी। ये बोला है किसने, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। दोस्तों फिलिस्तीन के नेताओं का इस पर क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल वाला सपना जो लेकर आया था, यानी धीरे धीरे पूरी फिलिस्तीन ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है और कब्जा करने का इरादा है। फिलिस्तीन का स्वतंत्र देश बनने का सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक और जो यूएन की बैठक के लिए दोस्तों जो है देश फिलिस्तीन को आज़ाद फिलिस्तीन के रूप में मान्यता दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम फिलिस्तीन को एक आज़ाद फिलिस्तीन मानते हैं। और दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है फिलिस्तीन को बांटने के चक्कर में है और कब्जाने के चक्कर में है। यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया बार बार कह चुकी है कि इजराइल सेटलमेंट इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मतलब कानूनी तौर पे ये खिलाफ है दुनिया भर के इंटरनेशनल के। और पिछले साल तो इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस ने इसको साफ कहा था कि वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा गैर कानूनी है, सभी सेटलमेंट को खाली करना होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल अब भी नई बस्तियां बसा रहा है। दोस्तों इजराइल अब भी वहाँ पर अपनी नई बस्तियां, यहूदियों की नई बस्तियां बसा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्लान काफ़ी खतरनाक हो सकता है फ़िलिस्तीन वासियों के लिए, फ़िलिस्तीन वालों के लिए। पहले ही बहुत ज़्यादा उनके हालात ख़राब हैं और इस फैसले से नेतन्याहू के और ज़्यादा दिक्कत में वो आ सकते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है, अगर ये प्लान पूरा होता है तो फ़िलिस्तीन का नक्शा ही बिखर जाएगा, नक्शा ही बदल जाएगा। 2 हिस्सों में बटा हुआ वेस्ट बैंक अलग थलग पड़ जाएगा ईस्ट यरूशलेम के। ऐसे में एक आज़ाद फ़िलिस्तीन स्टेट का सपना कभी पूरा सच नहीं हो पाएगा, ना ही कभी नेतन्याहू ये चीज़ चाहता है कि आज़ाद फ़िलिस्तीन हो, या फिर ये फैसला अरब देशों और दुनिया को इजराइल के खिलाफ और भी ज़्यादा भड़का देगा। देखने वाली बात यह है कि अरब देश जो हैं क्या अब जो है आगे आते हैं इस चीज़ के लिए, ये नहीं आएंगे। ये तो आगे अगर ऐसी कोई खबर आएगी तो हम आपको ज़रूर देंगे। दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, काफ़ी बड़ी खबर है। और ये खबर आ रही है कतर की राजधानी दोहा से। दरअसल हुआ क्या है, इजरायली हमले में मारे गए लोगों का जनाजा उठा जुमेरात के दिन, और पूरा अरब वर्ल्ड इस वक्त कतर के साथ खड़ा है। मंगलवार को इजराइल ने दोहा में हमला किया था, जिसमें 5 हमास के लीडर और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर भी शहीद हुए थे। मतलब 6 टोटल लोग शहीद हुए थे, और कल के दिन उनका जनाजा पढ़ा गया। इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब मस्जिद में उनका जनाजा उठाया गया। टीवी फोटोज में साफ दिख रहा है एक ताबूत पर कतर का झंडा और बाकी 5 ताबूतों पर फिलिस्तीन का झंडा पड़ा हुआ। मतलब वो 5 फिलिस्तीनी थे और एक कतर का जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी डेड बॉडी, उनकी लाश थी। इस मौके पर पूरा माहौल गमगीन था। कतर के प्रधानमंत्री ने इसके लिए खास दुआ की और ख़ुद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी सबसे आगे खड़े होकर नमाज जनाजा अदा किया। ये दिखाता है कि कतर अपने लोगों और फ़िलिस्तीन भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कतर ही करवा रहा है, ये कतर जानबूझकर करवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हमास के जो टॉप लीडर हैं वो अभी भी कतर के अंदर हैं। और वो कतर के अंदर क्यों होते अगर ऐसा कुछ होता, तो वो कतर के अंदर अभी भी हैं और ज़्यादातर वो कतर के अंदर ही रहते हुए आए हैं पहले से। अब तक विश्वसनीय खबरों में ये पुष्टि नहीं हुई है, मतलब ये साफ नहीं हुआ कि हमास के कुछ जो बड़े नेता हैं वो जनाजे में मौजूद थे या नहीं थे। लेकिन कुछ वरिष्ठ सदस्य जैसे ओसामा हमदान और इज्जत अल शरीश को जनाजे में देखा गया है। लेकिन एक बड़े नाम है खलील अल हैया, तो
उनको अभी तक जनाजे में नहीं देखा गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो जनाजे में नहीं आए हों। इस हमले को इसराइल ने हमास लीडरों की मीटिंग को निशाना बनाने के लिए किया था, जहां पर बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने अपना नया वाला प्लान रखा था, उसके ऊपर सोच विचार चल रही थी, जहां वो लोग गाजा सीज़फायर प्रपोजल पर बात कर रहे थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रखा था। लेकिन यह हमला पूरी तरह नाकाम रहा और इसका असर अब पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है और पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा हो रही है। सोचिए, अब जनाजे में अरब देशों के बड़े बड़े लीडर दोहा पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ एकजुटता और भी मजबूत हो रही है। क्या ये वाकई एक नए मोड़ की शुरुआत है दोस्तों? क्या अब अरब देश मिलकर इजराइल पर दबाव डालेंगे या फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज की ये कुछ बड़ी खबरें थी, टॉप की खबरें थी, जो सारी खबरें हमने आपके सामने की करके रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया की हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक रखें अपना ख्याल।